आज मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूं, क्या कहने वाला हूं, इसलिए मैं पहले ही आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। माफी इसलिए कि हो सकता है आज इस वीडियो में मैं शब्दों की मर्यादा को भूल जाऊं। हो सकता है कि कुछ ऐसा बोलूं जो बहुत ही कड़वा हो, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा आज सत्य होगा और उसमें एक भी ऐसी गुंजाइश नहीं होगी जहां पर आप गलती को निकाल सके। रविवार को राजस्थान के जोधपुर में आरटीसी सेंटर सीआरपीएफ के जो हुआ, जहां सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, उसके बाद से कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं। सिर्फ मेरे ही मन में नहीं, इस देश के हजार लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जो सैनिक, जो जवान हमारी और आपकी रक्षा के लिए तैनात किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है कठोर से कठोर स्थिति से जूझने का, आप सोचिए कि उसके ऊपर उत्पीड़न की क्या सीमाएं रही होंगी, उसके ऊपर किस प्रकार से उत्पीड़न किया गया होगा मानसिक तौर पर, कि इतने मजबूत आदमी ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए और मौत को गले लगाना उस इंसान ने आसान समझा। आज मेरे मन में हजारों ऐसे सवाल हैं जो अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है, जिनका नहीं मालूम कि क्या बोलूं। बोलते बोलते गला रुंध जाता है, क्योंकि जब ऐसे किसी जवान के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है तो लोगों को खबरों में तो सिर्फ ये देखने को मिलता है कि एक जवान था जिसने गोली मार ली और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि अब उस 6 साल की बच्ची का क्या होगा, उसकी मासूमियत का क्या होगा, उसके बचपने का क्या होगा। चंद अधिकारियों की तानाशाही भरे रवैये ने, क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि उन अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया तो उठाया ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका बचपना छीन लिया, उसकी मासूमियत छीन ली। क्या वो बच्ची कभी किसी फोर्स के अधिकारी को माफ कर पाएगी जब वो बड़ी होगी और ये कहानियां सुन के बड़ी होगी कि अधिकारियों के उत्पीड़न के कारण उसके पिता ने अपनी जान दी थी? उस पिता ने जो अपनी ड्यूटी से, जो अपनी बंदूक से सबसे ज्यादा प्यार करता था। क्या वो बच्ची कभी माफ कर पाएगी? क्या कोई न्याय उस बच्ची को उसका पिता वापस ला पाएगा, उसका बचपना वापस ला पाएगा, उसकी मासूमियत वापस ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। अब ये 6 साल की बच्ची उम्र से पहले समझदार होने लगेगी, उम्र से पहले चीजों को समझने लगेगी। जिस उम्र में बच्चे जिद करते हैं खेलने की, कूदने की, हर चीज की, अब ये वो जिद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके कंधों पर भी अब जिम्मेदारी का भार है, और वो भार मां को संभालने का भी होगा। क्या वो पत्नी कभी माफ कर पाएगी उन अधिकारियों को? क्या कभी किसी और अधिकारी पर वो पत्नी विश्वास कर पाएगी जिसने अपना सुहाग खो दिया सिर्फ कुछ घटिया अधिकारियों की मानसिकता के कारण? क्या कोई पिता अपने बेटे को इस तरीके से फौज या फोर्सेस में भेजेगा, अर्धसैनिक बलों में भेजेगा? तैयार होगा भेजने के लिए? क्या कोई जानबूझकर अपने बेटे को ऐसे मौत के मुंह में ढकेलेगा? मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर सीआरपीएफ जवान नरेश जाट कहीं सरहद पर किसी आतंकवादी से लड़ते हुए गोली खाकर शहीद होते तो यही पिता सलाम करता और कहता कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक शहीद का पिता हूं।
लेकिन आज क्या कहे वो, जिस पिता ने अपना जिंदा बेटा फौज को दिया, सेना को दिया, अर्धसैनिक बलों को दिया, उसे वापस क्या मिला? उसके बेटे का पार्थिव शरीर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भार किसी चीज का होता है तो होता है पिता के कंधे पर उसके बेटे के अर्थी का भार, जो कोई पिता कभी अपने जीवन में नहीं सोच सकता। और आज वो देखना पड़ रहा है हमें। आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस दिन उन 18 घंटों में घटी, और जब ये बात उनकी पत्नी उर्मिला बताती हैं और बताते बताते जब उनका गला रुंध जाता है और वो रोने लगती हैं, तब पता चलता है कि कितना दर्द हुआ होगा। वो उन 18 घंटों में किस दौर से गुजरी होंगी, किस मानसिक तनाव से वो लोग गुजर रहे होंगे। इतने आसान नहीं होंगे वो 18 घंटे, और ना ही आने वाले पूरी जीवन भर। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट की पत्नी उर्मिला, उनकी बेटी कनिशा कभी भी अपने जीवन में इन 18 घंटों को नहीं भूल पाएंगी। वो हमेशा इस पल को, इस टाइम को कोसती रहेंगी। उस बच्ची के मासूम मन में जो छाप छूटी है हमारे सिस्टम की, भ्रष्ट सिस्टम की, वो कभी नहीं मिट पाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुनिए जो उर्मिला जी ने कहा, और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने ये पूरी बात बताई, मैं उन्हें सलाम करता हूं उनकी हिम्मत के लिए। आप सुनिए उनकी बात। उनको कुछ अफसरों ने इतना प्रेशर डाल दिया कि उनका मानसिक संतुलन उनको पीड़ित कर रहा था। कुछ नहीं बोला, मेरे को बोला उर्मिला मेरी ड्यूटी है, मैं राइफल ले आया हूँ, हमें ड्यूटी पे जाता है। और फिर पीछे से कोई सर आए, बोला नरेश किधर है, तो मैंने कहा सर वो तो ड्यूटी पे चले गए, और वो पीछे को भाग गए उनके पीछे। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद में 2 फायरिंग की, हवाई फायरिंग की आवाज़ आई। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड 5 मिनट बाद में वापस घर आ गए। फिर सारे दरवाजे बंद कर दिए। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया, जाने दो, चलो जो भी होगा अपन देखेंगे, करेंगे। वो बोला इतना प्रेशर है उर्मिला कि मैं दुखी हो गया इस, और कोई बात बताना चाह रहा है तो अफसर आईजी डीआईजी से मिलने नहीं दे रहा है। वो इतना डिप्रेशन में थे कि मेरी बात मेरे समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझे। कनिष्का तो रात को डैडी आप कुछ मत करना, डैडी आप कुछ गलत काम मत करना, हम प्यार करते हैं आपसे, हमें छोड़ कर नहीं जाना। बच्ची को क्या समझाए बेटा, मैं तो अब रहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को लोगों ने बहुत दुखी कर दिया। तो अपनी मम्मी के साथ खुश रहना, बड़ा होके डॉक्टर बनना। तो वह नॉर्मल ही था। भाई मैंने सोचा आप शांत हो गए। फिर पापा जी का फ़ोन आया, बोला मैं यहीं आया हूँ। रात से पापा जी वहीं थे, तब तक भी सुसाइड का नहीं था कि भाई, मैंने सोचा भाई ठंडे हो गए अब चलो नहीं होगा। तो मगर जब जैसे दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा लॉक था, बाहर से लॉक लगा दिया था हमारा दरवाज़ा, मगर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला मैडम बाहर से। मैंने पूरी रात विनती करती गई, सुबह भी मैंने पूरी विनती की, और हम वैसे बैठ के बातें कर रहे थे। 1 सेकंड के लिए रूम में गए, अपने आप को शूट कर दिया। मम्मी ने कहा था कि मत जाना हमको छोड़ के, लेकिन वो मानते ही नहीं है। पापा बोले मेरे को तो दुखी कर रखा है अफसर और इधर डीआईजी साहब ने, इसलिए वो चले गए डॉक्टर। और उस मासूम बच्चे की बात भी सुनिएगा जो बड़ी मासूमी से अभी भी अपने पिता के आने का इंतजार कर रही है, जिसे नहीं पता कि उसके पिता के साथ हकीकत में हुआ क्या है। उसने सुना है सबसे कि अधिकारियों ने उनके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से अब उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे। 6 साल के बच्चे, सोचिए उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है। वहीं जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ के और जो लोग समझौता करा रहे थे, उनको कहा गया कि 6 शर्तें मान ली गई हैं। सीआरपीएफ ने जो 6 शर्तें थी, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई और भी कई सारी ऐसी चीजें, वो मान ली गई हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या शर्तें मान लेने से न्याय मिलना पूरा हो जाता है?
क्या नरेश जाट के साथ जिन अधिकारियों ने जानवरों जैसा बर्ताव किया, क्या ये 6 मांगे मान लेने से उन्हें न्याय मिल जाएगा या उन्हें सजा मिल जाएगी दोषियों को? क्या होगा ये 6 मांगे मान लेने से? मुझे ये बता दीजिए बस। क्या बच्चे का पिता वापस आ जाएगा? क्या उस बूढ़े बाप का बेटा वापस आ जाएगा? क्या उस वीरांगना का सुहाग वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। अब जो ये आगे की जिंदगी होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से भरी होगी, मुश्किलों से भरी होगी, जो हर रोज जिसका है इन परिवार को, इस परिवार को सामना करना पड़ेगा न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कितनी ज्यादा अच्छी है। वहीं ये भी मैं बताना चाहता हूं कि बड़ा अधिकारी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, कि उन्होंने जो दोषी, जो आरोपी अधिकारी थे डीआईजी भूपेंद्र सिंह और जो दूसरे उनके साथ 9 लोग और थे, उन्हें तबादला कर दिया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, किसी ने अपनी जान ले ली और उसकी सजा के तौर पर आप ये भद्दा मजाक कर रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सजा है उनकी। आप कहते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाएंगे हम। ठीक है, मान लिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप बिठाएंगे, लेकिन ये इंक्वायरी करेगा कौन? ये कौन बताएगा? मैं बताता हूं। इसमें दूसरे अधिकारी शामिल होंगे उसी विभाग के। कुछ डीआईजी भूपेंद्र सिंह के जूनियर होंगे और कुछ बैचमेट्स होंगे। डीआईजी भूपेंद्र सिंह के जो बैचमेट्स या जूनियर सीनियर जो भी होंगे, क्या कोई अधिकारी कभी दूसरे अधिकारी को सजा दे पाएगा? कभी नहीं देगा। इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कुछ दिन बाद। और जो ये 6 मांगे मानी गई हैं, इसी से साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की पूरी गलती थी। मजबूर किया गया नरेश जाट को आत्महत्या करने के लिए। यह साबित करती है ये बात कि जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ने के लिए अधिकारियों ने तुरंत शर्तें मान ली, यह दिखाता है कि अधिकारियों की इसमें बहुत ज्यादा संलिप्तता पाई जाए। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं ये अधिकारी। मैं आपको बता दूं कि अगर जांच करवानी है तो किसी सिटिंग जज से करवाई जाए, क्योंकि ये लोग ऐसे इंक्वायरी आपस में करके, इंटरनल इंक्वायरी करके बच जाएंगे। इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। और हुआ भी है ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पर्सनली मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी आरटीसी सेंटर में इससे पहले भी 2 जवानों ने आत्महत्या की है। उनके परिवारों का आज तक नाम निशान नहीं है कि कहां है, क्या केस चल रहा है। जिसमें से कि एक इंस्पेक्टर संदीप गिरी भी हैं और दूसरे हैं विकास कुमार। आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। ये परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। और अब इसमें एक नाम और जुड़ जाएगा, नरेश जाट के परिवार का। वो भी न्याय के लिए भटकता रहेगा दर दर। और जो वादे किए हैं वो 10, 15, 20 साल बाद कहीं पूरे हो पाएंगे, जब न्यायालय के दरवाजे खटखटा के ये परिवार थक जाएगा। उसके बाद शायद हो सकता है कि न्याय मिल जाए इन लोगों को। घोषणा करना और उसे अमल में लाना, दोनों में फर्क होता है। मांगे मान ली है, इसका मतलब साफ साफ हमें दिखाई देता है कि सीआरपीएफ के जो ये अधिकारी हैं वो सब इसी में घिरे हुए हैं। वो सब दोषी हैं। मांगे मान लेने से कुछ नहीं होगा। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया जाए पहले, सबसे पहले, फिर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए। क्योंकि जब तक वो सीआरपीएफ में रहेंगे वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। इसलिए पहले उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएं,
उनकी सारी शक्तियां छीन ली जाएं, उन्हें निलंबित किया जाए और उसके बाद जांच इंक्वायरी बैठाई जाए। और जब मैं तो यह कहता हूं कि जो पीड़ित है, खुद सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने आत्महत्या करने से पहले 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, बकायदा उसमें नाम लिखे हैं इन अधिकारियों के, अपनी वीडियो बनाई, बकायदा उसमें नाम लिया है इन लोगों का जो उनके साथ उत्पीड़न कर रहे थे। तो किस बात की अब जांच होगी? सब कुछ तो साफ है। मैंने हमेशा सुना है कि जो इंसान मरने से पहले जो इंसान कुछ बोलता है तो वो सच बोलता है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता मरने वाला इंसान। आप खुद सोचिए, मानसिक तनाव का जो सीमा है वो क्या रही होगी। पूरी रात उनकी पत्नी उर्मिला उन्हें समझाती रही, छोटी बच्ची सामने थी, उसे वो पूरी रात पुचकारते रहे, प्यार करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था कि ये अब उनका अंत समय है। सारे दरवाजे इन अधिकारियों ने सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के लिए बंद कर दिए थे। अब वो शिकायत करे भी तो करे किससे? दिल्ली में बैठे अधिकारियों को कान में जू नहीं रेंगती। जो वहां अधिकारी थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। 5-5, 6-6 घंटे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रखते थे और उसके बाद भेज देते थे। किससे शिकायत करें वो? और आपको पता है चाटुकारों से तो भरी पड़ी है ऐसी अर्धसैनिक बलों की फौज और ये सारी चीजें। जो जितनी जी हुजूरी कर लेता है, जो जितनी अधिकारियों की चापलूसी कर लेता है, वो उतना ही उसमें आराम से मस्त रहता है, खुश रहता है। जो जी हुजूरी नहीं करेगा, जो चापलूसी नहीं करेगा, जो सिर्फ अपना काम करेगा, उसके लिए दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं या सारे सब खराब ही होते हैं, अच्छे भी अधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह भी मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं। अब देखना यह होगा कि जवान नरेश जाट को न्याय मिल पाएगा भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है आज की तारीख में, क्योंकि जिन अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी होने जा रही है या जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आपको बता दूं उन्हें विशिष्ट सेवा पदक मिला हुआ है। वो भी किसी ऐसे वैसे इंसान से नहीं। मैं डीआईजी भूपेंद्र सिंह की ही बात कर रहा हूं। उन्हें किसी ऐसे वैसे इंसान से या अरे गहरे इंसान से ये विशिष्ट सेवा पदक नहीं मिला है, खुद गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आप सोचिए, यही उनकी विशिष्ट सेवा है कि उनके रहते हुए 3 जवानों ने उनके आरटीसी में आत्महत्या कर ली, वो भी अधिकारियों के उत्पीड़न के कारण। और इसमें भी सबसे ज्यादा भयावह तो यह भी है कि विकास कुमार जिन्होंने आत्महत्या की थी, उन्हें सिर्फ एक खराब पपीता लाने की वजह से इतना ज्यादा उत्पीड़ित किया गया मानसिक तौर पर, इतना ज्यादा उन्हें भद्दा उनके साथ मजाक किया गया, गाली गलौज की गई कि वो इतना ज्यादा तनाव में आ गए, उन्होंने आत्महत्या को चुन लिया। सोचिए, एक खराब पपीता किसी की जान ले सकता है। अधिकारियों को अगर पसंद नहीं आया तो वो जान ले लेंगे उसकी, बोल बोल के, उसे मानसिक टॉर्चर दे करके। बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि सारे अधिकारी खराब नहीं होते। हां, मैं मानता हूं नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी सजा नहीं मिलती है ना। दिक्कत तो ये है। और अगर अधिकारी अच्छे हैं और कुछ खराब है, तो वो अच्छे अधिकारी इन खराब अधिकारियों के खिलाफ कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या वो अच्छे अधिकारी इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते? चुप रहना भी गुनाह है। गुनाह देख करके अगर आप चुप हैं तो भी आप गुनहगार हैं। और जितना गुनहगार बुरे अधिकारी हैं, उतने ही गुनहगार वो अधिकारी अच्छे भी हैं जो चुप हैं ऐसे मामलों में, जो खुल करके सामने नहीं आते, जो ये नहीं कहते कि हां, ये हमारा जो साथी अधिकारी था इसने गलत किया जवान के साथ, इसे सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। जब इनके अंदर डर पैदा होगा तब ये आएंगे
कि ये जवानों के साथ तब ये गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तब ये सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे जवानों के साथ, तब ये असभ्य व्यवहार नहीं करेंगे जवानों के साथ, वरना ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी आप 10 दिन बाद इस खबर को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या दुनिया में ये मानसिक एक तरीके से देखा जाए कि ये है कि हम लोग ना भूल जाते हैं चीजों को, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम ये भी भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में हमारे 30 फौजी भाई शहीद हो गए। जब हम 30 जवानों की शहादत भूल सकते हैं आसानी से, तो एक की तो बहुत आसानी से भूल जाएंगे। 10 दिन हफ्ते भर बाद हमें पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है इस मामले में। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि मीडिया का जो दोगलापन है वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है। वो खबरों को दिखाएगा ही नहीं। यहां तक कि सीआरपीएफ जवान नरेश जाट की खबरों तक को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाया, जबकि दिखाना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर से ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस मामले को उठाते रहें, और हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस मामले को ऐसे दबने मत दीजिएगा आप, क्योंकि आप जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। कल को आपके बच्चे भी इसी फौज में, इसी सीआरपीएफ में, इसी सीआईएसएफ में, इसी एसएसबी आईटीबीपी में जाएंगी, तो ये आपकी और मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक पूरे तरीके से लड़ा जाए और इन्हें कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बाहर किया जाए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की गंदगी जो सिस्टम में फैली हुई है ये साफ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।